नमस्कार, मेरा नाम है करमपाल। आज मैं आपकी मुलाकात एक ख़ास शख्सियत से कराऊंगा और उनका नाम है चौधरी रामस्वरूप आर्य। हरियाणा में जन्मे और अमेरिका में जाकर करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया। अभी मैं हिसार ज़िले के गांव कालीरावण में हूं और यहीं इसी गांव में पैदा होकर वो संघर्ष किया। कभी नंगे पैर स्कूल में जाते थे और आज अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर रखा है। और सबसे ख़ास बात है कि गांव में अपने पिताजी की याद में सुखराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल खोल रखा है। और उससे भी एक ख़ास बात, इस स्कूल में नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है और फोकस इस पर रहता है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और वो एजुकेशन जो हमारे शहरों के बड़े स्कूलों में मिलती है। तो मेरे साथ चौधरी रामस्वरूप आर्य जी हैं। इनके जीवन के संघर्षों के बारे में बात करेंगे और किस तरह से इन्होंने स्कूल चलाया और अमेरिका के बारे में बहुत सारे सवाल जो आपके मन में हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, बात करते हैं। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते करमपाल जी, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप इतना नेक कार्य आपने ये स्कूल खोल कर यहाँ कर रखा है। और मैं बच्चों से बात कर रहा था, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे स्कूल की एजुकेशन की भी, आपकी भी। जी स्कूल का सारा श्रेय जो है जी हमारे प्रिंसिपल साहब हैं बलविंदर सिंह बयाना जी, और छोटे भाई जो मैनेज करते हैं यशपाल, इन दो पे है। हम तो दूर बैठे हैं, साल में एक बार आते हैं 1.5-2 महीने के लिए जी, बाकी 12 महीने तो यही काम करते हैं, इनके ऊपर है जी। थोड़ा आपकी जीवनी के बारे में हम जानना चाहेंगे। थोड़ा बचपन के बारे में बताओ। आप आज़ादी से पहले जन्म हो गया था? आज़ादी के बाद? आज़ादी से पहले का जन्म है, 43 का है। ओके, 43। मैं 81 का हो चुका हूँ जी, गुलामबाद में पैदा हुए जी। तो कैसा संघर्ष, कैसे पढ़ाई लिखाई, किस तरह परिवार था? उस टाइम प्राइमरी स्कूल था हमारे गांव में जी, तो 5वीं तक पढ़ाई यहीं की थी। और वो हमारे टीचर्स की मेहरबानी है। हमारे घर में मेरे से 2 बड़े भाई थे, वो भी स्कूल में आए, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो बंद कर दिया, उन्हें पसंद नहीं आया। तो मेरे को शुरू करने के लिए पिताजी ने क्या किया कि जो यहाँ टीचर थे उन दिनों, उनसे उनकी थोड़ी बहुत जान पहचान दोस्ती थी, उनसे साजिश समझो कि भाई इसको जो है ना स्कूल में लगाना है किसी तरीके से, आदत डालनी है। हाँ, कि आदत डालनी है। तो उनके पास जाता था, वो राजपूत थे जी, तो खाना बनाया करते और यहीं स्कूल में रहते थे। तो वो सब्जी बना लिया कभी और गेहूं की बनाते थे। उन्होंने वहाँ गेहूं कहीं होता ही नहीं था। मैंने कभी मंडे खाए नहीं, खांड मंडे खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने जी। बोला स्कूल आएगा तो तेरे को खांड मंडे जो है ना अपने आप ही बहुत अपन मिलेंगे जी। तो तब से स्कूल शुरू कर दिया। और वो मैथ में अच्छे थे तो जी, मैथ का चस्का लग गया, उन्होंने पढ़ाया। तो उसके बाद चल पड़ा बस जी। और मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, आपके संस्मरण भी मैं पढ़ रहा था। हाँ जी। और वो दौर नंगे पैर खैरमपुर आदमपुर नंगे पैर जाना। एक बार मास्टर जी ने कहा कि भाई आदमपुर मिडिल स्कूल के पेपर देने के लिए जाना है और सब बच्चे पजामा पहन के आएंगे, चप्पल पहन के आएंगे और पिताजी मना करके भाई इतना तो व्योत नहीं है हमारा। वो कितना कठिन दौर रहा होगा। हाँ, वो कठिन दौर था। वो दूसरे टीचर थे हमारे स्कूल के, गांव के ही थे। जब 5वीं में हुआ ना तो तब तक तो हमेशा वो एक कच्छा पहनते थे, एक शर्ट ऊपर, नंगे पाँव आते थे। और तब प्राइमरी का 5th का क्लास का बाहर था एग्ज़ाम जी, आदमपुर था। तो वो बोले कि भाई जाना है, बाहर जाना है तो सारे बच्चे जो है पजामा पहनो और जूते पहनो। तो पिताजी से कहा, बोले भाई अपना तो ब्योत नहीं है, नहीं कर सकते जी। तो घर में अभी भी सबसे ज़्यादा पढ़ लिया, काफ़ी हो लिया, अब घर बैठ ले। अच्छा, 5वीं तक को भी सबसे ज़्यादा ना कोई घर में पढ़ा नहीं था। तो मैंने फिर आगे मास्टर जी से कहा, तो उन्होंने कहा मैं करता हूँ बात सुखराम से। तो उन्होंने बात की, भाई तेरा बेटा जो है ना पढ़ाई में अच्छा है, यही नहीं जाएगा तो मेरा रिजल्ट ही ख़राब हो जाएगा, वैसे भी इसको आगे पढ़ने के लिए ज़रूरी है जी। तो बोले तेरे पास ब्योंत नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ, उधार ले ले, पर इसको ले जाना ज़रूर है। तो पिताजी ने फिर अपने आप ही कर लिए, उनसे नहीं लिए। लेकिन उनकी टीचर के कहने के कारण मैं 5th भी कर ली जी, जूते भी लाए, पजामा भी पहना, सब कुछ किया एंड आगे चलते रहे। फिर 6ठी में जो है यहाँ से खैरमपुर है हमारे, वहाँ था मिडिल स्कूल जी, तो वहाँ जाना पड़ा।
तो बीच में ये भाखड़ा नहर आ गई, पुल भी नहीं था बीच में जी। तो उसमें पानी जब चलता था तो नहर पार करना बड़ा मुश्किल था। तो थोड़े से बड़े स्टूडेंट थे वो जिन्हें तैरना आता था वो पार करवा देते थे जी। अब दोपहर को वापस, क्योंकि स्कूल 2 बजे बंद हो गया, 1 बजे बंद हो गया गर्मियों में, आए तो छोटी सर से पसीना आ रहा है। बिल्कुल। तो माँ को बड़ी दया आई, भाई ये देखो बेटा जो है ना कितना दुखी हो रहा है। तो पिताजी से कहा, तो उनके वो छोटू सिंह जो है तब तबादला हो करके गुरेरा चले गए थे, तो उनके पास बोला चलो, फिर उनके पास भेज दिया जी। तो छठी मैंने वहाँ से की, फिर यहाँ पे मिडिल स्कूल हो गया गांव में, तो वापस यहीं पे आ गए जी। मिडिल स्कूल में भी 8वीं की एक दिलचस्प कहानी सी है, अब बात समझो कि मेरे 2-3 फ्रेंड की शादी हो गई, तो मेरी भी सगाई हो चुकी थी पहले, उन दिनों बचपन में कर देते थे। तो वो लड़की वाले करने लगे शादी करेंगे, तो तब तक थोड़ा सा ज्ञान हो गया था कि अभी शादी कर लेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं चलेगी। तो उस टाइम हमारा हेड टीचर थे यहाँ पे ईश्वर सिंह, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी इसमें मेरे को बचाना है, मैं करता हूँ सुखराम से बात। उन्होंने बात की जी। पिताजी समझ गए कि भैया कह रहे हैं अगला बच्चा ठीक है पढ़ाई में, तो इसे आगे पढ़ाएंगे, शादी नहीं करेंगे। तो दूसरे भी वो मान गए, तो वो बच गया। सो ये 3 टीचर्स का मेरे ऊपर बहुत असर है, एहसान है, उनका एहसान कैसे चुकाया जाए। अगर ये टीचर ना होते 3 तो आगे बढ़ता या नहीं बढ़ता। बिल्कुल। उसके बाद चल पड़ा, उसके बाद हिसार में 9वीं से 12वीं हिसार में की जी। तब तक ये हो गया था, पहले तो ये था गांव के हैं, कोई बाहर का पता नहीं क्या है, लोगों से देखता शहर के बच्चों को, उनसे थोड़ा सा यूँ होता था, आई वॉज इन ऑ कि देखो इनके पेरेंट्स भी अच्छे हैं, टीचर्स भी हैं कुछ के पेरेंट्स। लेकिन जो जो आगे पढ़ता गया, पढ़ाई में होशियार था, तो देन कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि मैं इनके साथ compete कर सकता हूँ जी। और वो किया, और क्लास में फर्स्ट आ गया कहीं, और आप इंग्लिश में टॉप भी आए, मैंने किताब में पढ़ा। हाँ, टॉप 11th 12th में गवर्नमेंट कॉलेज में था तो टॉप किया, 11th में भी और 12th में भी जी। और उस टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज 3 ही थे अपने कंबाइंड पंजाब में, तो टॉप का था उस टाइम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, उसमें दाखिला ले लिया। उसमें भी वही बात हुई कि गांव से गए थे सारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो अच्छे अच्छे शहरों से अच्छे घरों से आए हुए थे, लेकिन जो ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत टॉप पे या नियर द टॉप आया, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो जो इंजीनियरिंग पास की तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 2nd था मैं जी। हाँ, पूरी यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में 2nd था। बड़ी बात है किसान के बेटे के लिए ये। हाँ, उसमें भी उस टाइम भी जो है 1 साल फिल्में देखने का चस्का लग गया था आपको? राइट, वही करने वाला था। मैंने पूरी बायोग्राफी। अच्छा हाँ। तो 1 साल जो है ना वो काफ़ी एक बर्बाद कर दिया जी। और वो काउंट होते हैं सारे सालों के, 4 साल के, 20% आखिरी के 40% या जो भी हैं वो जी। तो उसमें 2nd रहे, बट दैट वाज स्टिल एन अचीवमेंट जी। उसके बाद फिर वो वाली पहले वाली सगाई तो टूट गई थी। फिर हमारी श्रीमती जिनसे सगाई हो गई, संतोष आर्या जी से, सांपला से हैं जी, दलाल जी। तो फिर 67 में मैं रोहतक में CR पॉलिटेक्निक में टीचर लग गया जी। सगाई हो गई। तो उन दिनों फिर हरियाणा भी बना था 66 में जी। तो आई डेंट वांट टू गो टू स्टेट के उसमें B&R में, सारे B&R में या इरिगेशन में जाते थे जी। क्योंकि आई हैड हर्ड एंड आई न्यू कि इसमें कुछ ईमानदारी का काम नहीं है, करप्शन ज़्यादा है जी। सो आई डिडंट वांट टू गो। तो अच्छा, उसमें 66 में भी इस तरह की बातें थी जी? हाँ, ये तो हमेशा से ही है। वो सारे डिपार्टमेंट उस टाइम इतनी नहीं होगी जितनी आज तक है, पर था एज़ कम्पेयर टू एनी अदर डिपार्टमेंट जी। उस टाइम सभी में थी। आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी थी? हाँ, सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग में तो B&R या इरीगेशन में ही था उस टाइम।
तो इसलिए सेंटर की जॉब के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम में अपीयर हुआ मैं। और यूपीएससी में आई केम इन लाइक रिटन में 4 इन द फर्स्ट 5 जी सारे इंडिया में। फिर इंटरव्यू में थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी तब तक जी, तो उसमें 7th आया, 7th रैंक था मेरा आफ्टर इंटरव्यू जो फाइनल है जी। तो उसमें कोई भी जॉब ले सकता था। सो आई वांटेड टू गो टू रेलवेज में, क्योंकि सारा ट्रैवल है उसमें जी। सारा इंडिया भी देख लेंगे, काम भी होगा और उसमें शायद करप्शन इतनी ना थी जी। लेकिन उसमें मेडिकल होता है बिफोर यू ज्वाइन एनी सेंट्रल जॉब, मेडिकल ज़रूरी था। मेडिकल में उनको मेरे इस साइड में लेफ्ट, उसमें राइट साइड में एक थोड़ा सा लीजन था जी। बोले आपको तो तपेदिक है। यार मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, कभी बीमार भी नहीं हुआ। बचपन में कभी हो गया होगा तो वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे तो कभी जुकाम भी नहीं होता ना। बोले ये दिखाई दे रहा है। मैंने कहा या तो आप इसका इलाज बताओ या फिर सेकंड ओपिनियन मेरे को लेने दो जी। बोले ना हमारा डिसीजन फाइनल है। वी ट्राई टू अप्रोच देम आल्सो दिस एंड दिस कि भाई दोबारा करो कुछ जी। कुछ नहीं हुआ। तो वो निराशा ही हुई उस टाइम जी। तो उसके कारण फिर मैंने कहा और अल्टरनेट क्या है इंडिया में रहने की बजाय। फिर देन वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, तब अमेरिका मास्टर्स की। उसमें मेरा साथी था एक कोलीग टीचर, वो जा रहा था, उसने कहा वहीं चलते हैं मास्टर्स करेंगे। वो भी मास्टर्स करने जा रहा था। अच्छा, आप उसमें फिर पढ़ने के लिए अमेरिका गए? पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए जी। यहाँ से एडमिशन ले करके तो वहाँ चला गया वो मास्टर्स की। और उसके बाद फिर पीएचडी में अगले साल पीएचडी में भी दाखिला ले लिया कि पीएचडी भी करें 1 साल की। फिर बीच में वहाँ समर टाइम में जो है ना 2-3 महीने बाहर जॉब की कंसल्टिंग इंजीनियर्स की। तो वो बड़ा पसंद आया कि कंसल्टिंग इंजीनियर में कोई डिज़ाइन करना होता है, वो बना बिल्डिंग का है, रेलवेज का है, ब्रिजेस का है। आई लाइक दैट। इंस्टेड ऑफ अगर पीएचडी करें तो या तो रिसर्च में जाओ या फिर टीचिंग में जाओ। तो आई प्रेफर्ड के फील्ड वर्क, सो पीएचडी छोड़ दी गई जी। ये कौन सा साल था तब अमेरिका गए आप सर? 1970 में गया था ना। 71 में मास्टर्स कर ली। फिर 72 के बाद फिर वो फील्ड में आप फिर फील्ड में कंसल्टिंग इंजीनियर्स का काम किया जी। तो फिर रियल इस्टेट के बिज़नेस में कैसे आना हुआ? रियल इस्टेट का बिज़नेस तो ऐसे है कि हम काम कर रहे थे, ये भी पहुंच गई थी 71 में, संतोष भी वहाँ शी जॉइंड में। तो हम दोनों काम कर रहे थे, बीच में कुछ पैसे बच गए। हमने वहाँ मकान भी ले लिया 1977 में। तो उसके बाद जो पैसे बचे हमने इसका इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे करेंगे। सो वो रियल एस्टेट में शुरू कर दिया, रेंटल में कि मकान ख़रीदा उसको किराए पे दे दिया। वी लाइक इट के साथ काम भी करते रहो और उसका वो भी पार्ट टाइम था जी। कुछ साल वो चला। अच्छा, इट वाज वेरी प्रॉफिटेबल। वो करके फिर हमने कहा इससे और क्लीन काम करते हैं। सो उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जी। मेरा पड़ोसी था, वो थोड़ा सा करता था लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसे हेल्प चाहिए थी। मैंने कहा बाकी काम मैं करता हूँ, तू कंस्ट्रक्शन तू देख। वैसे किया। तो वही बात है जैसे गांव में पहले जो होता था ना कि शहर में गए तो उनसे डर सा लगता था। तो वहाँ भी ये था कंस्ट्रक्शन। मैं इनसे संतोष से बात की कि जाएंगे नहीं बिजनेस में। हमारे फैमिली में कोई नहीं गया। इनकी फैमिली में तो इनके फादर बिजनेस में थे जी। तो ये बोली कि क्यों नहीं जाओ। मैं हमारी फैमिली में किसी ने नहीं किया, कैसे करेंगे। तो इन्होंने कहा कि आपकी फैमिली से कोई अमेरिका आया है? ये बात तो ठीक है आपकी। बिल्कुल। बोले आपकी फैमिली से कोई इंजीनियर है? नहीं। तो अगर आप ये कर सकते हो तो बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? तो हिम्मत बंधाई ना इन्होंने, साथ दिया। तो वो शुरू कर दिया। और उसमें भी यही था कि
बिल्डर्स का सुनते थे ये इतने मकान बनाते हैं, ये करते हैं। जब हम उस बिजनेस में हो गए तब उनसे एसोसिएशन थी, उसमें हमने भी ज्वाइन कर लिया जी। देन वी सा के हमारे में और उसमें एजुकेशन में और उसमें कितना फ़र्क है। मच आई थॉट आई एम मच स्मार्टर देन दोज पीपल जी। तो कॉन्फिडेंस बन गया। फिर उसके बाद तो वी नेवर लुक्ड बैक जी। आगे से बढ़ते गए। जिनका छोटा भाई भी वहाँ था हमारे साथ, तो वो बोला जीजा जी मैं भी आपके साथ, श्योर क्यों नहीं जी। तो वो भी आ गए बीच में, तो वो भी बिल्डर बन गए। ही इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर है, तो वो भी बिल्डिंग बिजनेस में आ गए। सो वी स्टार्टेड बाइंग लैंड, उसके ऊपर सारी अप्रूवल लो, फिर सारा उसके ऊपर यूटिलिटीज़ डालो, रोड्स डालो, सब कुछ है, नए मकान बनाओ। तो ये काम शुरू कर दिया जी। एंड दैट वी डिड वेरी वेल। अप्स एंड डाउन तो आते ही हैं। बिल्कुल। कितनी बड़ी फर्म खड़ी की अब आपने वहाँ? किस नाम से? आर्या प्रॉपर्टीज़ के नाम से थी मेन। तो हमारे हरियाणा वाले तो प्रॉपर्टी डीलर यहाँ सबसे पहला काम रहता है। हाँ, कुछ काम ना हो तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का नहीं था, कंस्ट्रक्शन का और डेवलपमेंट का कहते हैं। हाँ, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम था। तो वी वर लाइक जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, वी विल लुक, शी वाज पार्ट ऑफ इट आल्सो फ्रॉम डे वन। तो शुरू में तो हम दो थे, सारा कुछ किया करते। सेल का भी खुद है, कंस्ट्रक्शन का भी खुद देखते हैं, क्लोजिंग का काम है वो भी हम करते हैं, सारा करते थे। एक दो प्रोजेक्ट ऐसे किया और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसके बाद देन वी स्टार्टेड हायरिंग पीपल। वहाँ पे you hire subcontractor. We were like general contractor and we will hire other people. तो बड़ा अच्छा चल पड़ा। But there was a limit. We sat together and we say how much we want to expand and for what. तो वो अंदरूनी बात करके भाई इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते। जैसे यहाँ स्कूल का क्या हो गया, इससे ज़्यादा बच्चे हम नहीं लेंगे। देयर इज़ ए लिमिट, हमें क्वालिटी रखनी है, ये करना है। और जी कितने पैसे चाहिए रहने के लिए, जीने के लिए कितने चाहिए। फैमिली की सबकी हेल्प होगी। ये स्कूल भी खोल दिया हमने 2001 में शुरू किया। ये स्कूल खोलने का विचार कैसे माइंड में आया आपके? ऐसे हुआ कि शुरू से हमें मिट्टी से तो प्यार है ही। तो जब हम वहाँ शुरू में बिजनेस में शुरू ही किया था, तो हमने यहाँ इन्वेस्ट किया, फैमिली की हेल्प की बड़े पैमाने पे। अपनी जितनी भी वहाँ पे दौलत सी आधे से ज़्यादा लगा दी उसमें कि फैमिली एक बनेगी। हमारी सारी फैमिली है कि उससे रोटेट करेगी, वहाँ से निकाल के दूसरे में। पर वो फेल हो गया प्रोजेक्ट, इंडियन कंडीशन जैसे मालूम है। फिर भी हमने नहीं छोड़ा। फिर दोबारा इन्वेस्ट और किया कि यहाँ से इंपोर्ट करते हैं पत्थर वगैरह, इंपोर्ट जो है ना ग्रेनाइट के जो कर्ब पे लगाते हैं सड़क पे। वो मैंने पढ़ा, वो क्या मिला वहाँ भी आपको? 6000 टन का शिप ऑर्डर किया जी। वो समहाउ वो भी फेल हो गया, वो ना पत्थर पहुँचे, वो पैसे भी गए जी। बट स्टिल वी सेड कुछ करना तो ज़रूर है। फिर हमने सोचा कि छोटा काम शुरू करते हैं और मतलब अपने लिए प्रॉफिट का नहीं, नॉन प्रॉफिट का काम करते हैं, जितना किसी की मदद कर सकते हैं। फैमिली की सबकी हेल्प हो चुकी थी, दे और सेल्फ सफिशिएंट। अब और कुछ सोचते हैं, तब कंसल्ट करके सबसे कि भाई एजुकेशन से बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो छोटे स्केल पे स्कूल शुरू किया। अब घर में ही शुरू किया क्योंकि भाई वगैरह वो खेत में जाके रहने लगे, तो घर खाली थे, तो उन्हें मरम्मत करवा के वहाँ पे स्कूल शुरू किया 60 बच्चों से और 2 टीचर से। और वो फिर 2 या 3 साल बाद हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया, ये ज़मीन ले ली, इस पर बिल्डिंग नई बनाई जी। और बस उसके बाद स्कूल नेवर लुक बैक। शुरू में हमें प्रॉब्लम्स आई, स्पेशली यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ गए कि आपने तो काला धन इसमें लगाया है, विच डिडंट मेक सेंस एट ऑल, क्योंकि सारे पैसे बैंक के थ्रू आए यहाँ पे सब कुछ। और काला धन हमें इतने साल वहाँ 20
30 साल से ऊपर हो गए वहाँ गए हुए। काला धन कहाँ से आएगा और क्यों लगाएंगे स्कूल में काला धन? नॉन प्रॉफिट के लिए स्कूल है, इसमें खर्चा भी पूरा नहीं होता था शुरू में, सो हम देते थे 15-20 लाख हर साल जो भी डेफिसिट है। तो काफ़ी परेशान हो उस टाइम। स्टाफ से भी थोड़ी परेशानी थी, प्रिंसिपल हमें कोई अच्छा नहीं मिला। तो उस परेशानी के कारण एक बार तो ऐसा हो गया था कि क्यों झंझट लिया, छोड़ दें, हमें ज़रूरत क्या है। बिल्कुल। फिर छोटा भाई यशपाल है, उसने भी कहा भाई आपने एक बार जिम्मा ले लिया तो अब देखो ये इतने बच्चे हैं, इतने टीचर्स हैं, दिस विल नॉट बी गुड फॉर देम, तो अब तो आपको सहना ही पड़ेगा। संतोष ने भी कहा तो हम करेंगे। तो वी परसिस्टेड, सॉल्यूशन हो गया। आईटी केस जो था इनकम टैक्स वाला हम जीत गए, वी फॉट द केस। तो जो अब तो खूब बच्चे हैं स्कूल में, बच्चे अब तो इतने हैं कि प्रिंसिपल को बड़ी परेशानी होती है। उन दिनों एडमिशन के टाइम इन पे इतना दबाव आता है और हमारा फैमिली से या हम कोई इंटरफेयर नहीं करते, सारा प्रिंसिपल के ऊपर है। जब से ये प्रिंसिपल आए 12 साल हो गए जी, स्कूल हैज़ बिन रनिंग सो स्मूथ। जी, स्कूल की कुछ खास अचीवमेंट सर जो बच्चे यहाँ से एलुमनाई किस तरह के? हाँ, स्कूल हम जो जिस उद्देश्य से बनाया था ना ये स्कूल सोच करके, उससे भी ऊपर निकल गया ये स्कूल। और वो सब जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल और भाई साहब की उनकी मेहनत के कारण है। इस स्कूल में पढ़ाई के सिवाय और जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी हैं जिसको बाहर वाले लोग नहीं देखते, वो तो सिर्फ नतीजा देखते हैं क्या। बहुत बार मैं और संतोष बात करते हैं ये बच्चे पढ़ते कब हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट देखो, एकेडमिक रिज़ल्ट इतना बढ़िया है, उससे ये लगता है कि ये हरदम पढ़ते ही रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ आपने भी अभी अगर आप कह रहे हो आपने बात की है तो बच्चे बाहर हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो चलता रहता है। वॉलंटियर वर्क बहुत करते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द टीचर्स और प्रिंसिपल के कारण रूरल एरिया के बच्चे टैलेंटेड तो हैं, उनका टैलेंट कैसे उभारें, कैसे उस टैलेंट को बाहर लाएं और बच्चों में विश्वास ये डाल दिया कि आप ये कर सकते हो। बिल्कुल। तो अपने आप वो बच्चे करते हैं। तो ये सारा टीचर्स और प्रिंसिपल का असर है। और मेरे बच्चों ने बताया कि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन गांव में शहर के स्कूलों में बहुत कम मिलती है। नहीं है, फैसिलिटी तो है, हम फैसिलिटी तो हमने दे दी जी, लेकिन जो पढ़ाई है वो तो टीचर्स उनके ऊपर है। बिल्कुल। और विदेशों में भी गए हैं, यहाँ से बच्चे क्लास 1 और 2 अफसर पढ़े हैं, विदेशों में गए हैं बहुत हैं। इस साल ही हमारे 4 बच्चे MBBS में गवर्नमेंट कॉलेजेस में गए जी। और वो तब है कि इस साल MBBS में इतना घपला हुआ था नीट के एग्ज़ाम में, अगर ना होता पिछले साल जैसा अगर रिजल्ट होता तो 7 बच्चे का नंबर आता, 7 अब 4 का है। बिल्कुल। हमारे बच्चे जो हैं अटर्नीज़ हैं, इकनॉमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, IITs में हैं, डिफेंस फोर्सेस में हैं, सभी जगह हैं। बिल्कुल सभी जगह। अमेरिका में किस तरह का स्कोप है हमारे बच्चों के लिए आजकल? वहाँ भी पढ़ने का बड़ा रुझान बढ़ा हुआ है। हाँ, अमेरिका का तो कई साल से जो है ऑलमोस्ट इमिग्रेशन नील के बराबर है जी। आपको पता ही है, जाते हैं इलीगली, डंकी रास्ते से जाते हैं जी जी जी। हम तो उसको अप्रूव नहीं करते। कोई हमारे से बात करता है वो तो बिल्कुल नहीं करना, कोई तरीका नहीं है जी। बाकी और पढ़ाई का है, लेकिन पढ़ाई का महंगी बहुत है। अगर 12 करके ग्रेजुएशन करने वहाँ जाओ तो हम तो कहीं नहीं जाओ जी। हम तो एडवाइज़ ये करेंगे पहले यहाँ से BSc इंजीनियरिंग में कर ली या MBBS कर ली जी, उसके बाद जाओ मास्टर डिग्री वहाँ से, मास्टर वहाँ करो जी। वो 2 साल की है, इतना खर्चा भी नहीं है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हेल्प भी करती हैं जी। सो दैट्स वन वे। अब ये जैसे कनाडा जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया बच्चे पढ़ने जाते हैं, डंकी वाले से तो वो कितना ही अच्छा है। बिल्कुल। लीगली जा रहे हैं, पढ़ना भी उन्हें होता है तो लाइफ बना लेते हैं अपनी जी। बाकी USA की इमिग्रेशन तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है।
जीरो है। हाँ। तो इन बच्चों को जो सर ये अमेरिका में पढ़ाई कंप्लीट करते हैं उनके बाद उनका वीज़ा एक्सटेंड होना और ये सारा हो जाता है, बच्चे वहीं से सेट हो जाते हैं फिर? हाँ, मास्टर्स करने के बाद स्पेशली अगर पीएचडी कर लें ना, फिर उन्हें इमिग्रेशन मिल जाती है, क्योंकि वो नंबर 1 फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं रेफरेंस में, और उनकी वेट भी नहीं है जी। मास्टर्स करने के बाद कुछ टाइम लगता है, तो इतने उनको 2-3 साल की वर्क वीज़ा मिल जाता है। कंपनी कोई अच्छी मिल जाए तो दे विल स्पॉन्सर, सो वो सेटल हो जाता है। अमेरिका में थोड़ा ऐसा क्या खास चीज़ें हैं? ये 50-50 लाख दे के डंकी वाले जा रहे हैं, पढ़ने वालों का सबका टारगेट अमेरिका है, सब ये चाहता है कि आखिरी एक ही टारगेट अमेरिका पहुँचो। ऐसा अमेरिका में क्या खास है? ये बताओ। अमेरिका में खास बात ऐसे तो कोई नहीं है, जैसे वैसे किसी से बात करो सारे लोग अमेरिका को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। यहाँ पे इंडिया में भी ऐसे ही है कि कुछ बताना हो कि इंडिया में अच्छा है तो ये कहेंगे अमेरिका में यूँ है, यहाँ देखो इतना अच्छा ये है। ऑलवेज दे कंपेयर, लेकिन जाना सभी वहाँ चाहते हैं। आप किसी भी अच्छे ऑफिसर या बिजनेसमैन, उनके सबके बच्चे अमेरिका में हैं जी, सबके। मेरे खुद के जितने भी क्लासमेट हैं उन सबके बच्चे अमेरिका में हैं। यू नो, वैसे पसंद नहीं करते अमेरिका को, लेकिन ये है कि बसना वहाँ जा कर के फ्रीडम है। दूसरे प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन है, एक बार काम करने लग जाओ, जॉब भी करने लग जाओ तो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन गो अहेड जी। जहाँ भी आप जब पहुँचना चाहते हैं, वो बंदिश नहीं है, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। काम को देखते हैं, अब तो डिग्री भी नहीं देखते, वहाँ पे कोई नहीं देखता आपकी कॉपी दो डिग्री की। आप काम कर सकते हो, दैट्स इट। आपने कह दिया मैंने मास्टर्स की हुई है, दे एक्सेप्टेड, काम करके दिखाओ जी। काम अगर है ठीक है तो चलता है। सेम थिंग बिजनेस में इंटरफियरेंस नहीं है जी। कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफियरेंस नहीं है। कानून बने हुए हैं, कीप वर्किंग उसके अंदर एज लॉन्ग एज इट इज़ लीगल एंड यू आर डूइंग सिस्टमेटिकली फॉलोइंग एवरीथिंग। इट माइट टेक सम टाइम, किसी की जान पहचान हो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, वो सब जगह चलता है। लेकिन आम जनता के लिए कोई वो ऐसी बात नहीं है जिसका अफेक्ट हो जी। और आपने जैसे बताया कि ये जब आप स्कूल बना रहे थे, हाँ जी, उसमें ब्यूरोक्रेट से बड़ी परेशानियां हुई, या स्कूल को मान्यता देने को लेकर काला धन ये कहा, इस तरह की अड़चनें डाली और ये रिश्वत मांगी गई। वहाँ अमेरिका और इससे हम तुलना करें, दोनों को कंपैरिजन करें, वहाँ भी इस तरह का करप्शन है या किस तरह से है? नहीं, देखो, हमने जब कंस्ट्रक्शन शुरू की थी तो तब लोगों ने कहा था कि आप गलत प्रोफेशन में जा रहे हो। मैंने कहा क्यों? कि इसके अंदर माफिया का जोर है, माफिया है कि लोग आपको तंग करेंगे। तो हमने कहा भी जब आएंगे तो देखेंगे, अब शुरू कर दिया तो कर दिया जी। तो बट वी नेवर फेल्ट एनीथिंग, किसी का कोई नहीं था, ब्यूरोक्रेसी का भी कोई नहीं था, जो हम करते गए सब होता गया। किसी का हमने कभी किसी को रिश्वत नहीं दी। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ क्रिसमस पे जो है ना किसी को गिफ्ट दे दिया जिससे ज़रूरत पड़ती है या जिनके साथ संबंध है, क्रिसमस टाइम पे गिफ्ट भी क्या दे दिया कि किसी को ड्रिंक की बॉटल दे दी, किसी को कुछ और दे दिया, किसी को जो खाने पीने की चीज़ दे दी। ऐसा ही था, ये नहीं कि भाई रिश्वत के पैसे दिए हैं कुछ और दिए। हमारे से किसी ने कभी भी कोई रिश्वत नहीं मांगी, कोई सवाल ही नहीं था। तो वेरी क्लीन बिजनेस, अपने काम करते हैं। यहाँ की तुलना में वहाँ ज़्यादा बेटर है, काम करना आसान है। हाँ, आसान। करप्शन कम मानते हैं वहाँ पर? हाँ, करप्शन है ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। थोड़ी बहुत आप फील करते हो कोई न कोई, अब इस ज़माने में कोई न कोई ऐसा घटिया आदमी आ भी जाएगा कि कर सकता है। बट ओवरऑल जो है ना, वेरी क्लीन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट वैसे भी क्लीन है, कोई प्रदूषण नहीं है रहने के लिए। ओके, हमारे यहाँ 450-500 तक अभी जैसे AQI पहुँच जाएगा वहाँ? इतना कहीं, उतना वहाँ तो 50 से नीचे ही रहता है हमेशा। अच्छा जी। अभी दिल्ली में जैसे पटाखे बैन कर दिए गए हैं, और दिल्ली में बहुत AQI वहाँ 400 क्रॉस हो चुका है अभी से ही। हमें भी फील होता है, हम इन दिनों ही आते हैं हर साल, तो हमें भी 2 हफ्ता तो वो प्रदूषण यहाँ गांव में भी पहुँच जाता है, वो यहाँ भी हमें सहना पड़ता है, वहाँ पे नहीं है। ठीक है, किस तरह आप, हमारा यूथ है हमारे हरियाणा का, क्या अपील उनसे करना चाहेंगे वहाँ की सोसाइटी को देखते हुए, और कि यहाँ के बच्चे किस तरह से लाइफ के विज़न को लेकर आगे बढ़े? वो
हमारे बच्चे यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, स्पेशली रूरल एरिया के, कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब गवर्नमेंट सभी को जॉब तो दे नहीं सकती, चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, देयर इज़ ए लिमिट कितने कर सकते हैं। तो अपना आप करने की, हाथ से काम करने के लिए उसमें जाना ज़्यादा ज़रूरी है, हम ये समझते हैं जी। पर अपने रूरल एरिया में बड़ा मुश्किल है, स्पेशली अपनी कम्युनिटी के बच्चे तो कोई हाथ से काम करना नहीं चाहता। अदरवाइज़ तो ITIs में इतने सिखाते हैं वो काम करने, और ज़रूरत भी है, मिलते नहीं आपको, प्लम्बर नहीं मिलता, इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, कारपेंटर नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इवन आप हेयर स्टाइलिंग का काम शुरू कर सकते हैं जी, वो भी वो तो अपनी कम्युनिटी वाले करेंगे नहीं, बिल्कुल भी। लेकिन इतने काम है हाथ से करने वाले कि आपको करना ही पड़ेगा, एंड डिमांड भी है ज़्यादा, कुछ तो दैट्स वेयर दे शुड गो। कुछ अमेरिका की खास बातें वहाँ का थोड़ा आप बताओ, ये वीडियो में जो देख रहे हैं सुनना चाहेंगे। आप इतने सालों से वहाँ रह रहे हो, पिछले 50 साल से। ऐसे था कि जब मैं गया था ना, तो माँ से कह गया था 5 साल में वापस आ जाऊँगा जी। वहाँ जो चला जाता है ना एक बार, वापस नहीं आता, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में एक बार ना फ्रीडम है, कोई किसी बात की चिंता नहीं है, अपनी अपनी है कि जैसा करोगे वैसा ही रहोगे, यू हैव दैट फ्रीडम। प्लस वहाँ से जैसे पैसे कमाते हैं तो यू कैन हेल्प ऑल्सो, फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। अपने आप तो जो बढ़ना है बढ़ना ही है, पर फैमिली की हेल्प भी कर सकते हैं, क्योंकि जब डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करो तो काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल। हाँ, तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, फिर भी जो है ना अमेरिका की बात चलती है तो ये कमाई वाला ही सबसे पहले जिक्र शुरू होता है। हाँ, पैसे पे ज़्यादा जरूरी। तो हमारे जो बच्चे जाते हैं सर, ये पढ़ाई वाले या डंकी वाले, कितना क्या कुछ कमा लेते होंगे ये लोग? देखो, अगर पढ़ाई ठीक है, जो डंकी वगैरह जाते हैं ये तो मुश्किल है, मिनिमम वेज है उससे भी कम देते हैं, क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं है तो लोग फ़ायदा उठाते हैं, कैश में देना है। अदरवाइज़ जो मिनिमम वेज से तो खर्चा चलता नहीं, आपको हाउसिंग भी चाहिए, कार भी चाहिए, कार के बिना वहाँ गुजारा नहीं है जी। उसकी इंश्योरेंस भी चाहिए आपको, हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, ऑल दैट स्टफ। बच्चे रिस्क लेते हैं, लेकिन जो लीगली जाते हैं पढ़ाई करके, मास्टर्स करके, ग्रेजुएशन करके जो लगते हैं, अब तो $100,000 से ऊपर ही है साल की, साल का वहाँ पे साल का $100,000 विच इज़ लाइक 80-85 lakhs रुपीज़ ईयर, उसमें काम चल जाता है। फिर भी उसमें जब फैमिली हो जाती है तो हाउसिंग थोड़ी महंगी है जी। उसको लेने के लिए फिर 5-10 साल लगेंगे आपको, या जॉब में जैसे बढ़ते जाओगे, तरक्की करते जाओगे, तभी होगा जी। और एक सर, अब हमने देखा कि हरियाणा में चुनाव हुए अब, हाँ, और चुनाव में एक मुद्दा बड़ा अच्छा आ रहा, कास्टिज़म का। हमारे यहाँ जैसे वोटिंग होती है वो कास्ट के आधार पर है, आजकल हर चीज़ में भी लोग दफ्तरों में भी कास्ट को देखने लगे। हाँ। अमेरिका में ने कैसी तरक्की की है, वहाँ भी कोई कास्ट और रिलीजन का सिस्टम है क्या? वह बुराइयाँ सभी जगह हैं, वहाँ जो है कास्ट नहीं है, वहाँ पे एथनिसिटी देखी जाती, काला है, गोरा है, ब्राउन है, ब्राउन में सारे एशियंस आ गए, स्पेनिश है, पहले शुरू में था वहाँ आयरलैंड से आते थे, उनके खिलाफ लोगों का मत ऐसे था कि अच्छे नहीं है, फिर इटालियन के बाद हो गया, फिर स्पेनिश के बाद हो गया, अब एशियंस के बाद हो गया, कालों से तो शुरू से है ही। तो वो मतभेद धीरे धीरे कम हो रहा था, पर पिछले कुछ 10-15 साल से वो फिर बढ़ने लगा, दोबारा फिर शुरू हो गया धीरे धीरे कर, पॉलिटिशियंस के कारण जी। ट्रंप ने कुछ आने के बाद ज़्यादा ही इस मुद्दे को उछाल रखा है। देखिए, हम पॉलिटिक्स में वहाँ भी नहीं घुसते और यहाँ भी नहीं जी। पॉलिटिक्स के बारे में
मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। या पॉलिटिक्स अपना धंधा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कोई डिस्कशन जब भी होती है पॉलिटिक्स और धार्मिक रिलीजियस डिस्कशन से दूर रहते हैं। जी चलो, और एक आप यहाँ जो अच्छे मेधावी बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं और गरीब परिवार से आते हैं, ज़रूरतमंद परिवार से, उनकी मदद करते हैं आप यहाँ पर, और 2 संस्थाएं आपने बना रखी हैं, NAJC AJA। थोड़ा उनके बारे में बताओ, वो बच्चों को मदद किस तरह से करते हो आप? वेल, AJA तो सोशल वो ऑर्गेनाइजेशन है जी। वहाँ गए तो ये होता है कि दूसरे देश में गए हैं, रहना भी यहीं है, हमें अब सोशल लाइफ चाहिए जी, दोस्त भी चाहिए, और भी जाने पहचाने लोग चाहिए ताकि सोशली आप रह सको, क्योंकि सोशल लाइफ आपके दिमाग को ठीक जगह रखने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। हाँ, तो अब ये है कि दोस्त हैं, इकट्ठे हो लिए, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी नहीं है जी। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूटी है कि दोस्तों कुछ सालों में कोई अगर बच्चे कहीं और चले गए जॉब करने, उनके पास चले गए या उनके साथ चले गए, कुछ रिटायर होके कहीं चले गए, कुछ आपस में धीरे धीरे करके वही काफ़ी हो लिया इनसे, थोड़े से अलग रहो। पर अगर ऑर्गेनाइजेशन हो तो कंटिन्यूटी बन जाती है, उनके वो और मिल जाएंगे उसमें। तो इसलिए वो AJA बना ली कि भाई अपने जैसे जिनकी थिंकिंग है, जिनके ट्रेडिशंस मिलते हैं, तो यू फील एफिनिटी राइट अवे कि भाई हाँ अपने तरह के लोग हैं, तो बन गई। और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हम भी सदस्य हैं, ये नहीं कि सिर्फ उसी के हैं, तो वो अपने जैसे हैं तो उसकी वो बना ली। उसमें जब सोशल एस्पेक्ट पूरा हो गया कि भाई अब सोशली तो काम हो, जब भी बैठते हैं तो भाई अब और क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए बैक होम क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, जिस देश में हम पैदा हुए, जहाँ पे एजुकेशन हमने ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन मिली, उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो सोच करके कि किस तरीके से करें। तो नॉर्थ अमेरिकन जाट चैरिटी संस्था बनाई फिर कि इसके थ्रू वहाँ पे टैक्स एडवांटेज काफ़ी मिलते हैं जी, तो उसके थ्रू फिर हमने ये सारा काम शुरू किया जी। 30 साल हो गए, 1993 में बनाई थी जी। एजुकेशन पे ज़्यादा जोर है। ठीक है, कितने बच्चों को आप ये किस तरह से क्या क्राइटेरिया रहता है जो स्कॉलरशिप? क्राइटेरिया नीड बेस्ड और उसके एकेडमिक एक्सेलेंस के ऊपर है, भाई पढ़ाई में अच्छे हों जी और नीडी हम जी, तो हम उनको एप्लीकेशन वहाँ मंगवाते हैं। हाँ। अपने लोग रिव्यू करते हैं, उसको कमेटी है और वो रेकमेंड करते हैं, ठीक, उसको हम देते हैं। तो कैश स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को? अब इस साल हम 101 स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं जो कॉलेज गोइंग बच्चों को देते हैं। ओके। हाँ, बाकी ऐसे भी स्कॉलरशिप वहाँ से एस्टेब्लिश किए हुए हैं जो स्कूल में या कॉलेज में दे, उसमें पैसा भेज दिया, उसकी FD बना दी, उससे जो स्कॉलरशिप वो मिल रहे हैं, वो उनका क्राइटेरिया सेट कर दिया, जो फर्स्ट या सेकंड आए उनको देना है। ये जो है नीड बेस्ड और उसके ऊपर है जी। हाँ। तो इस साल कब है प्रोग्राम? इस साल 27 अक्टूबर को है, मुंडका दिल्ली में है जी। 101 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। 101 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये कितने साल से चल रहा है ये मुहिम से? ये लगभग 25 साल हो गए हमें करते हुए। 25 साल से कंटिन्यू स्कॉलरशिप बच्चे दे रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जिससे पिछली बार 85 या 86 बच्चे थे, अब के 101 है। तो 20 लाख से ऊपर रुपए। स्कूल पे आपका एजुकेशन में फोकस है, शिक्षा ही इंसान को बदल सकती है। हाँ, शिक्षा ये है ना, अगर आप इसका शिक्षा का असर मल्टीप्लाई हो जाता है जी। हमारे एस्टिमेट में अब एक बच्चे की ज़िंदगी को चेंज कर दो एजुकेशन से अच्छे के लिए, वो कम से कम 8 या 10 और को असर करता है। अपनी फैमिली, मतलब जो प्रेजेंट फैमिली है, माँ बाप है, भाई बहन है, उसके बाद अपनी फैमिली होगी उस बच्चे की, तो 8 या 10 पे असर पड़ता है। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है उसकी। आप 1 का करते हैं, 10 का हो गया, 8 का हो गया। सो वी थॉट के एजुकेशन पे ही जोर, इसलिए NAJC का जोर उसी पे है। हमारा खुद का भी उसी पे है। आप ये देख रहे हैं स्कूल में, अमेरिका में कहाँ रहते हैं आप?
अमेरिका में हम न्यू जर्सी शुरू किया था, न्यूयॉर्क स्टेट में, न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे जी। उसके बाद न्यू जर्सी में चले गए जी। न्यू जर्सी के बाद जब काम बंद कर दिया, रिटायर हो गए, उससे पहले ही बल्कि फ्लोरिडा में पार्ट टाइम जाने लगे। तो फ्लोरिडा न्यू जर्सी है और यहाँ पे काली रावण। अच्छा ठीक है, 3 है, बिल्कुल 3 ठिकाने हो गए हैं। 3 चलो, और लास्ट में कुछ मन की बात आप कहना चाहें? मन की बात देखिए, हमें संतुष्टि है जी दोनों को, और बहुत साल से ऐसे नहीं कि देखो हमें ज़िंदगी से संतुष्टि है, हमने जो किया हमें कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ से कि हमने जो कुछ किया ठीक किया। सारी फैमिली की मदद हो गई, लोगों को भी मदद हो गई, हमने जो कुछ करना था वो ठीक है। पैसे की मतलब चिंता नहीं है जी। कोई, मतलब ये नहीं कि बहुत हैं कि भाई यू नो क्या करें इसका, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चिंता नहीं है बिल्कुल। तो और जो काम किए हैं वो भी वेरी सेटिस्फाइंग। आप किसी की मदद करते हो, यू नो, इसमें दिली खुशी होती है। काम इसलिए कर रहे हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं कि हमारा दिल करता है कि ये खुशी दिखावे के लिए नहीं कर रहे जी। और जो काम कर रहे हैं उसकी खुशी ऐसे है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल ही हम जो है ना 2000 रहे थे कटार जी। तो वहाँ पे चेक इन करने लगे, तो जो चेक इन पे क्लर्क था या जो भी था चेक इन पे, उसने देख के जी आपके पास वीज़ा नहीं है कटार का। हमने कहा भाई हम यूएस सिटीजन हैं, वीज़ा नहीं चाहिए। बोला नहीं जी चाहिए। तो मैं अपने सुपरवाइज़र को बुलाता हूँ, उससे पूछता। उन्होंने सुपरवाइज़र को बुलाया तो मैं टिकट पे तो नाम राम आर्या ही था, पूरा नाम लिखते नहीं, मुझे इतना ही था। उसने देख के पूछा जी आपका नाम रामस्वरूप आर्या काली रावणा है? मैं कहा भाई हाँ बात तो ठीक है, पर काली रावणा मेरा गोत्र नहीं है, गांव है। पर आपको कैसे पता? बच्चे के उसके आंसू आ गए। जी आपने मेरे को 3 साल स्कॉलरशिप दिया था। हाँ, तो यू नो दैट्स वेरी सेटिस्फाइंग जी। उसके बाद कोई चिंता ही नहीं थी, वो अंदर तक छोड़ने भी है। बिल्कुल ऐसे कई एग्जाम्पल हो गए, यू नो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग कि आप जो कर रहे हो किसी की ज़िंदगी चेंज कर रहे हो जी। हाँ, यू नो यहाँ भी बच्चे करते हैं। पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, यहाँ खड़े थे किसी शादी में, बच्चे ने आगे पाँव छुए जी सबके सामने। थोड़ी सी हमें एम्बैरेसिंग फील होता है कि भाई यू नो बच्चे वैसे ही नमस्ते कर लें, पाँव ना छुए। तो मैंने उसे कहा बेटा क्यों, सबके सामने जरूर। तो उस बच्चे का जवाब जो सुनने वाला था, यू नो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ जी। तो उन्होंने कहा सर जब हम आप दोनों को देखते हैं तो अपने आप सिर झुक जाता है जी। हम जब आपके पाँव छूते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं, हमारी खुशी है ये। आप इससे हमें मना मत करो कि हमें ये करने दो जो भी हम करते हैं, यू नो इससे हमें बड़ी खुशी। आपने हमारे लिए इतना किया तो हम अपने आप सिर झुक जाता है, तो फ़र्क पड़ता है ना। बिल्कुल। तो जो करते हैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छी। और आप अपने कमेंट्स लिखें। चौधरी रामस्वरूप आर्य जी हरियाणा के एक गांव हिसार ज़िले का काली रावण, और गांव के एक बिल्कुल सिंपल किसान का बेटा अपने दम पर पढ़ लिख कर अमेरिका पहुंचता है, वहां बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करता है, और उसके बाद फिर अपनी माटी से इतना प्यार कि यहाँ के गांव के बच्चों की ज़िंदगी को सुधारने के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर स्कूल खोला। पिछले 25 साल से अब तक हज़ारों बच्चों को स्कॉलरशिप दे चुके हैं। एक ऐसी शख्सियत को हम भी बात करने के लिए जींद से आज हिसार ज़िले के गांव काली रावणा पहुँचे, और बड़े दिल को खुशी हुई। मुझे लग रहा है कि बहुत जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं शायद उन सब अच्छे इंटरव्यूज़ में से आज एक अच्छी शख्सियत से मुझे मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।